जैसा कि हम इक्विलिब्रियम पे बात कर रहे थे और हमने बात की थी ली चैटलियर प्रिंसिपल की। ली चैटलियर प्रिंसिपल में हमने इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन को देखा, फिर हमने इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम को देखा। आज हमारे पास ली चैटलियर प्रिंसिपल के मुताबिक हम इफेक्ट देख रहे हैं टेम्परेचर का। मतलब कि आज जो हमारे पास स्ट्रेस लगेगा वो एज अ टेम्परेचर लगेगा और हमारा जो इक्विलिब्रियम सिस्टम होगा वो दोबारा से अपना इक्विलिब्रियम अटेन करने की कोशिश करेगा। तो सबसे पहले इसके दो की पॉइंट जिसको आप समझ लेंगे तो आपको इजीली ये याद रह सकेगा कि आपके पास किस किस्म का रिएक्शन होना है और स्ट्रेस कैसे आपके पास कम होगा। तो पहला पॉइंट है द टेम्परेचर इंक्रीज फेवर द एंडोथर्मिक रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन हो रहा है जो इक्विलिब्रियम में है तो याद रखिएगा जब आप उसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो वो किधर जाएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन की तरफ जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही टेम्परेचर आपने बढ़ाया तो आपने ये समझ लें कि इक्विलिब्रियम वहां पे क्या हो गया, डिस्टर्ब हुआ। डिस्टर्ब होने से क्या हुआ, वहां पे टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से आपका रिएक्शन जो है वो कौन सा होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और एंडोथर्मिक रिएक्शन हम किसे कहते हैं, वो रिएक्शन जिसके अंदर आपको हीट देनी पड़ती है। और दूसरा कौन सा है, टेम्परेचर डिक्रीज फेवर द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जब आप टेम्परेचर किसी सिस्टम का डिक्रीज कर देंगे तो वो फेवर करेगा किसको, एक्सोथर्मिक रिएक्शन को। तो दो ये की पॉइंट है आपके पास कि अगर टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया तो एंडोथर्मिक रिएक्शन की तरफ आपका सिस्टम मूव करना स्टार्ट कर देगा। और अगर आपने टेम्परेचर कम कर दिया तो आपका जो सिस्टम है वो दोबारा इक्विलिब्रियम हासिल करने के लिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन की तरफ मूव करेगा। हमने यहाँ पे एग्जांपल ली है कि कार्बन मोनोऑक्साइड को जब हम वाटर में ऐड करवाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है और हमारे पास ये नेगेटिव 41.8 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। तो इसका मतलब ये रिएक्शन कौन सा हुआ, आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने की वजह से देखें जितने भी आपके पास कॉम्बिनेशन वाले रिएक्शन होते हैं 99% वो एक्सोथर्मिक होते हैं। कौन से, जो कॉम्बिनेशन, जैसे आपने दो चीजों को ऐड करवाया, तीन को ऐड करवाया तो आप उसे कहते हैं आपके पास क्या है, ये कौन सा रिएक्शन होगा, एक्सोथर्मिक होगा और एनर्जी हमेशा रिलीज होगी। और एंडोथर्मिक कहां पे यूज होगा, जहां पे आपके पास एक प्रोडक्ट तो बनी हुई है लेकिन आपने उसे तोड़ के दोबारा से दो चीजें बनानी है, तब आपके पास क्या यूज होगा, ये यूज होगा। जैसे आप फॉर एग्जांपल एक मिसाल ले लेते हैं कि 2HI अगर आपके पास है, 2 हाइड्रोजन आयोडाइड, अगर मैं कहता हूं कि इसको आप तो इसका रिएक्शन करवाएं तो आप जब रिएक्शन करवाएंगे तो आपको इसको हीट देनी पड़ेगी। जब आप इसको हीट देंगे तब ये आपके पास चेंज होगा किस चीज में, आयोडीन में प्लस हाइड्रोजन में। इसका मतलब अगर इनकी कॉम्बिनेशन करवानी है, देखें अगर मैं हाइड्रोजन और आयोडीन को दोनों का रिएक्शन करवाऊं तो ये रिएक्शन होने के बाद यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा और कुछ एनर्जी यहाँ पे रिलीज होगी। इसका मतलब ये हुआ कि कॉम्बिनेशन वाले रिएक्शन मोस्टली 99% एक्सोथर्मिक होते हैं। अगर मैं ये दोनों चीजें आपस में मिला रहा हूं, इसको मैं कह रहा हूं कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन वाले रिएक्शन आपके पास ज्यादातर 99%, कुछ केसेस हैं जिसके अंदर एक्सोथर्मिक भी होते हैं, एंडोथर्मिक भी होते हैं सॉरी, तो ये ज्यादातर आपके पास कॉम्बिनेशन वाले एक्सोथर्मिक होते हैं। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन के पास आपके पास प्रोडक्ट बन गई, अब आप चाहते हैं इस प्रोडक्ट से दोबारा आयोडीन और हाइड्रोजन बन जाए तो जितनी इसने हीट रिलीज की होगी उतनी हीट आपको इसको देनी पड़ेगी, तब जाके ये आपके पास आयोडीन और हाइड्रोजन में चेंज होगा। तो इसका मतलब जब आप डिकम्पोजिशन करते हैं, जब इसको तोड़ के आप प्रोडक्ट को रिएक्टर में चेंज करते हैं तो आपके पास आपको हीट देनी पड़ती है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। और जब आप दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल एटम्स को आपस में मिलाते हैं तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपके पास मोस्टली एक्सोथर्मिक होते हैं। तो हमारे पास जो यहाँ पे एग्जांपल है, हम इसको समझते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड में जब हमने वाटर ऐड करवाया तो हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, तो कौन सा होगा, आपने फौरन आपके जहन में आ जाना चाहिए कि एक्सोथर्मिक होगा।
तो कार्बन ये वाटर से ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा, जबकि आपके पास हाइड्रोजन गैस बन जाएगी और ये होगी -41.8 किलो जूल पर मोल। इतनी हीट ये आपके पास रिलीज करेगा। अब अगर मैं चाहता हूं कि मैं इसको यहाँ पे पहुंचने ना दूं इक्विलिब्रियम में, मतलब कि अब ये रिएक्शन जब स्टार्ट होगा तो फौरन तो -41.8 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज नहीं करेगा, बल्कि पहले शुरू में जैसे रिएक्शन स्टार्ट होगा तो -1 -2 -3 -8 -30 पे जब ये पहुंचेगा तो यहाँ पे -30 जब हीट होगी तो मैं इस हीट को अगर रिलीज कर दूं तो हीट को रिलीज जब मैं कर दूंगा तो हीट इधर क्या होगी, कम हो गई। अब फिर दोबारा क्या होगा, वहां से वो सिस्टम से हीट लेना शुरू कर देगा, हीट लेके फिर दोबारा इस साइड पे आएगा और उस टाइम तक यहाँ पर आता रहेगा आपके पास जब तक 41.8 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज नहीं हो जाती। अब आप चाहते हैं कि अगर आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन होता रहे तो आप क्या करेंगे, आप जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट बनती जाएगी आप जो हीट एनर्जी रिलीज हो रही है इसको कम करते जाएंगे। कम करने से क्या होगा, आपने प्रोडक्ट वाली साइड से हीट कम कर दी तो हीट कम होने की वजह से आपके पास क्या होगा, आपने टेम्परेचर कम कर दिया और टेम्परेचर जब आप कम करेंगे तो आपके पास उस टाइम तक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता रहेगा। ये दूसरा पॉइंट इसकी गवाही दे रहा है कि जब टेम्परेचर आपने डिक्रीज किया तो वो फेवर करता है आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जैसे टेम्परेचर यहाँ पे -40 या -30 35 पे पहुंचता है, मैं यहाँ से रिलीज कर देता हूँ, टेम्परेचर डिक्रीज कर देता हूँ। तो टेम्परेचर डिक्रीज करने की वजह से क्या होता है, ये जो है ये सिस्टम से दोबारा हीट लेना शुरू कर देता है और हीट लेके दोबारा फॉरवर्ड रिएक्शन की तरफ मूव करता रहता है। तो इक्विलिब्रियम ये आपको समझ आ गया। तो इक्विलिब्रियम सिस्टम, अच्छा दूसरी बात समझ लें इसमें कि अगर आपने इससे दोबारा कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर बनाना है तो आप क्या करते हैं, -41 जितनी हीट इसने रिलीज की थी उतनी हीट आप इसको दोबारा से देते हैं। तो जब आप इसे उतनी हीट देंगे तब ये आपके पास किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर में। तो हमारे पास जो इक्विलिब्रियम सिस्टम है, जब हम उसके अंदर हीट ऐड करेंगे या उसमें से रिमूव करवाएंगे किसी भी सिस्टम में से, तो वो सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा उसका इक्विलिब्रियम और वो उस तरीके से इफेक्ट करेगा कि जो इफेक्ट उसके ऊपर हुआ है उसको नलीफाई कर दे। तो जब टेम्परेचर आप इंक्रीज करेंगे तो आपके पास रिएक्शन एंडोथर्मिक होना शुरू हो जाएगा। बट दिस एग्जांपल जो आपने एग्जांपल दिया इसके अंदर हीट रिलीज हो रही है और ये आपके पास एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसके बाद हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी, कि सॉल्युबिलिटी पे इफेक्ट क्या होता है टेम्परेचर का। तो पोटेशियम आयोडाइड हमने एग्जांपल ली जो हमारे पास सॉलिड फॉर्म में था और इसको हमने हीट दी जब 21.4 किलो जूल पर मोल, तो ये हमारे पास एक्वा सॉल्यूशन में आ गया। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड जब आपके पास बनेगा वाटर में एट अ गिवन टेम्परेचर अटेन इक्विलिब्रियम, तब इनके दरमियान में आ जाएगा एक इक्विलिब्रियम। राइज टेम्परेचर, जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे इक्विलिब्रियम फेवर मोर डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट, तो आपका जो इक्विलिब्रियम होगा वो क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा सॉल्ट की डिसोल्यूशन होना शुरू हो जाएगी। तीसरे पॉइंट में कहते हैं कूलिंग द फेवर क्रिस्टलाइजेशन, अगर आप उसको कूल करेंगे तो उसके क्रिस्टल बनना शुरू हो जाएंगे साल्ट के, और अगर आप उसको हीट देते रहेंगे, टेम्परेचर देते रहेंगे तो सॉल्युबिलिटी उसमें बढ़ती जाएगी। तो हीट देने से सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है और हीट कम करने से, टेम्परेचर कम करने से क्रिस्टलाइजेशन हो रही है, क्रिस्टल्स बन रहे हैं। सम सॉल्ट हीट सॉल्यूशन जीरो, अब कुछ सॉल्ट आपके पास ऐसे भी होते हैं जिनका हीट सॉल्यूशन जीरो होता है। हीट सॉल्यूशन जीरो होने से मुराद यह है कि ना तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन शो करते हैं ना वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करते हैं। जैसे salt is water has no affected when temperature is rises, जैसे फॉर एग्जांपल aqua solution of NaCl सोडियम क्लोराइड जो हम घरों में कॉमन सॉल्ट यूज करते हैं, अगर हम उसे वाटर में यूज कर दें तो ना तो वो आपके पास एंडोथर्मिक रिएक्शन शो करता है और ना ही एक्सोथर्मिक करता है। आप उसको हीट भी देते रहे तब भी कोई रिएक्शन शो नहीं करता। तो याद रखिएगा एज एमसीक्यूज के कुछ सॉल्ट ऐसे भी होते हैं जिनकी हीट सॉल्यूशन आपके पास जीरो होती है, उसकी एग्जांपल बनना एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड होगी।
इसके बाद दो सब्सटेंस हीट ऑफ सॉल्यूशन नेगेटिव, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनकी हीट ऑफ सॉल्यूशन नेगेटिव होती है, डिक्रीज देयर सॉल्युबिलिटी, और जैसे जैसे आप टेंपरेचर उन पे बढ़ाते जाते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी कम होती जाती है। ये इसके रिवर्स में बता रहा हूं कि ये भी याद रखना है एज एमसीक्यूज आपने, कि अगर कुछ साल्ट ऐसे हैं कि अगर आप टेंपरेचर बढ़ाते हैं तो उनकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। लाइक आपके पास लिथियम क्लोराइड और लिथियम कार्बोनेट इसके अंदर मौजूद हैं, जो क्या होते हैं, जिनको आप टेंपरेचर देते जाएंगे और इनकी सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। तो ये तीन किस्म के हमने यहाँ पे पढ़ लिए। लास्ट इफेक्ट को हम देखते हैं, जो हमारे पास रह गया उस पर हम डिस्कस करते हैं। जी हमारे पास लास्ट पॉइंट जो है वो है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन इक्विलिब्रियम। सबसे पहले हमने देखा था कंसंट्रेशन का इफेक्ट इक्विलिब्रियम पे ली चाटलर प्रिंसिपल के मुताबिक, फिर हमने बात की थी प्रेशर एंड वॉल्यूम की, फिर हमने टेम्परेचर पे बात की कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तब कौन सा रिएक्शन होता है और डिक्रीज करने पे किस रिएक्शन की तरफ हमारा जो सिस्टम है वो मूव करना स्टार्ट करता है। लास्ट हमारे पास रह गया जो कैटलिस्ट होता है वो इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट करता है। तो याद रखिएगा कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कोई भी इफेक्ट शो नहीं करता, वो डिस्टर्बेंस पैदा नहीं करता, बल्कि कैटलिस्ट ऐड इसलिए किया जाता है कि वो केमिकल रिएक्शन का जो टाइम है उसको शॉर्ट कर दे और स्पीड ऑफ रिएक्शन बढ़ा दे, ताकि आपके पास इक्विलिब्रियम जल्दी से अटेन हो जाए। और ये याद रखिएगा कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आपके पास कोई इफेक्ट नहीं पैदा करता। तो डज नॉट इफेक्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन। और ये फिर इस्तेमाल क्यों करते हैं हम, तो ये सिर्फ और सिर्फ हम इस्तेमाल करते हैं फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन को बढ़ाने के लिए, ताकि हमारे पास इक्विलिब्रियम जल्दी से जल्दी इंड्यूस हो जाए। और रिड्यूस द टाइम का टाइम कम करने के लिए, टाइम कम में आपको इक्विलिब्रियम अटेन हो जाए, इसलिए आप कैटलिस्ट ऐड करते हैं। कैटलिस्ट ऐड करने से रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की सिर्फ और सिर्फ स्पीड बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपके पास इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाता है। और ये एक पॉइंट याद रखिएगा इंपॉर्टेंट, कि हमारे पास जिस पे हमने टेम्परेचर की बात की है, तो याद रखिएगा हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर जो सा है उसके ऊपर केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो हमारे पास था, इसके ऊपर टेम्परेचर का भी इफेक्ट होता है। ये जितने भी हमने पीछे पढ़े थे कंसंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम, ये केसी की वैल्यू पे इफेक्ट नहीं करते। तो एमसीक्यूज में अगर आ जाए तो याद रखिएगा केसी की वैल्यू पे सिर्फ और सिर्फ कौन इफेक्ट करता है, टेम्परेचर इफेक्ट करता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट नया टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए